शनिचर 23 नवंबर 2019 मुंबई एनसीपी लीडर शरद पवार का घर। सुबह 5:35 पर पवार साहब उठिए, अजीत दादा बीजेपी में चले गए हैं। सुबह 5:30 पर उनके उठने से 5 मिनट पहले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार मुंबई के राजभवन में पहुंचे। 5:37 ठीक 2 मिनट बाद महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सरकारी तौर पर ऐलान किया, महाराष्ट्र में सदर राज हटा लिया गया है। उसी सुबह 7:50 पर करीब 2 घंटे बाद राजभवन के अंदर सुबह सवेरे ही फडणवीस ने वजीर आला के वहदे का हल्फ लिया और अजीत दादा पवार बने उनके नायब। पूरा ड्रामा खत्म होने में सिर्फ 140 मिनट लगे, लेकिन कहानी शुरू होती है करीब 14 दिन पहले। 10 नवंबर चिढ़े हुए फडणवीस गवर्नर से मिले। हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, शिवसेना चाहे तो बना ले, हम एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। 1989 से बीजेपी और शिवसेना साथी रहे हैं और इस इलेक्शन में भी एक साथ लड़कर आसानी से उन्होंने अक्सरियत हासिल की, लेकिन शिवसेना के इसरार पर इत्तेहाद टूट गया। हम बराबरी के हिस्सेदार हैं, शिवसेना को 2.5 साल के लिए वजीर आला का वहदा मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इस मांग से इनकार कर दिया। इसी दरमियान मुख्तलिफ नजरियात का एक गैर मुतवक्को गठजोड़ कायम होना शुरू हो गया। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर अंधनी। 60 साल सीनियर लीडर अजीत पवार ने गठबंधन की सभी 5 अहम इजलासों में शिरकत की, जिसमें ओहदों की तकसीम, टाइमलाइन वगैरह पर तबादले ख्याल किया गया। लेकिन सभी की नजरों से बचकर अपने चाचा शरद पवार की नजरों से भी पिछले 14 दिन यानी 10 नवंबर से वो चोरी छुपे लगातार बीजेपी के फडणवीस के राब्ते में थे। हालांकि दोनों लीडरों ने दिन में कई बार बातचीत की, लेकिन वो कभी मिले नहीं, न ही उन्होंने एक दूसरे को मैसेज भेजा, क्योंकि फिर लोग मोहतात हो जाते। सिर्फ अजीत के करीबी साथी धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे को इसका इल्म था। वहीं फडणवीस की तरफ से शायद सिर्फ एक शख्स इस सियासी चाल के बारे में जानता था, सही पहचाने, अमित शाह। बुधवार 13 नवंबर 2000 शायद पवार साहब अमित शाह के बयान के बीच के छिपे राज को पकड़ नहीं पाए। एनआई को दिए इंटरव्यू में, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बैठा हूँ और कुछ कर नहीं रहा। जिस तरह इंतखाबी मुहिम के दौरान फडणवीस ने पवारों के दरमियान इख्तलाफात का मजाक उड़ाया, उससे पता चलता है कि साजिश पहले से जहन में थी। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इतवार 17 नवंबर चालाक पवार साहब एक और वार्निंग को समझ नहीं पाए, जब एनसीपी के अंदरूनी मीटिंग में अजीत और टटकरे दोनों ने हालात की आजमाइश की। क्यों ना हम बीजेपी की हिमायत करें, एनसीपी बीजेपी सरकार इससे तो कहीं मजबूत रहेगी। अजीत कांग्रेस के जिद्दी आदतों से परेशान थे, जैसा कि कोई मुद्दे पर फैसला नहीं लेना, मीटिंग को बेवजह खींचते रहना वगैरह। सरकार ऐसे कैसे चलेगी। जुमेरात 21 नवंबर की शाम 8 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 8 बजे के बीच अजीत दादा ने कम से कम अपने 12 काबिल एतमाद एमएलएस को फोन लगाया। अगर मैं एक बड़ा कदम उठाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे या साहब का। शुक्रवार 22 नवंबर आखिरकार सेना एनसीपी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत जो अभी तक चल रही थी खत्म हो गई। महाराष्ट्र के अगले वजीर आला उद्धव ठाकरे होंगे पूरे 5 साल के लिए। अजीत जी को जो गोला बारूद चाहिए था वो उन्हें मिल गया। फिर से अपने एमएलए से राब्ता किया। हमें शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम मिली, लेकिन उन्हें वजीर आला का वहदा पूरे 5 साल के लिए दिया गया है। अगर आप मेरे साथ हो तो कल सुबह धनंजय मुंडे के घर आ जाओ। हालांकि पवार साहब सीनियर हैं, अजीत हैं जो रोजाना मामलात में शामिल हैं, मसला सुलझाने की काबिलियत रखते हैं और पार्टी फ्लोर या विहिप है। पहले से ही दूसरे मकसद के लिए गए सभी 54 एमएलएस के दस्तखत वाले 2 खतूत के कब्जे में एक इम्कान शिवसेना सरकार की ताबीह करने के लिए उन्होंने उनमें से एक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, शायद इस भरोसे से कि बाकी पार्टियों को समझाने में कामयाब रहेंगे, और अपने नए साथी को आगाह किया, जिसने उसी शाम दिल्ली से एक खास एलची भेजा। 21 नवंबर की शाम 9:30 बजे फडणवीस ने गवर्नर को मकतूब सौंपा, जिसमें उन्होंने 173 एमएलएस की हिमायत का दावा किया।
22 नवंबर 2019 उसी रात 12:30 पर। लेकिन अजीत दादा ने अपना मकतूब गवर्नर को आधी रात के बाद ही भेजा। सुबह 2:10 पर राजभवन। गवर्नर ने फौरन अगले दिन अपने दिल्ली का सफर रद्द कर दिया और दस्तखत की तस्दीक किए बगैर अपने सेक्रेटरी को बुलाया। सदर राज रद्द करने का हुक्म तैयार करो, अभी इसी वक्त। सुबह 4:30 पर सुबह की अवालीन सयाती में सिफारिश दिल्ली वजीर दाखिला को भेज दी गई। मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है, सदर राज हटा दिया जाना चाहिए। आमतौर पर कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही सदर राज हटाने का फैसला लिया जाता है, लेकिन वजीर आजम को खास इजाजत दी गई जिससे वो प्रोटोकॉल से अलग खुद फैसला ले सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में सदर राज के खात्मे का ऐलान करता हूँ। सुबह 5 बजे दोनों अपने घर से निकले और इससे पहले कि किसी को भी इस बात की भनक लगती, फडणवीस ने एक बार फिर वजीर आला के ओहदे का हल्फ ले लिया, जबकि शकुनी मामा यानी कि अजीत पवार तीसरी बार नायब वजीर आला बने अपने 5 एनसीपी एमएलएस की मौजूदगी में। अगर आपको याद हो तो जुलाई 2019 में इसी तरह का सियासी ड्रामा बीजेपी ने कर्नाटक में अदा किया था। 2 महीने पहले जब 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में अजीत का नाम उछला, मैं सियासत छोड़ दूंगा, शायद किसान बनूंगा या व्यापार शुरू करूंगा। अब वो सियासत की ऊंचाई तक चढ़े। प्यार से बुलाया जाने वाला दादा, क्योंकि उनके पिता दादा वी शांताराम के लिए काम करते थे। उनका ये लक़ब उनके रफ एंड टफ किरदार से कोई लेना देना नहीं था। तारीख खुद को दोहरा रही है। 1978 में 38 साल के शरद पवार जनता पार्टी की हिमायत के साथ वीवी पाटिल के कांग्रेस से अलग होकर रियासत के नौजवान वजीर आला बने। वैसे चाचा भतीजे का अलग होना सियासी तौर पर परिवारों में आम है। जैसे राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहब से 2006 में अलग होकर एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बुनियाद डाली। धनंजय मुंडे अपने चाचा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे से अलग हुए क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी उनकी बेटी पंकजा मुंडे की तरफ झुक रही है। यूपी में भी अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को दरकिनार कर पार्टी पर कब्जा जमाया। वहीं पंजाब में बादलों की तकरार अकाली दल में अब भी जारी है। सुखबीर सिंह बादल बनाम मनप्रीत सिंह बादल। लेकिन जैसे किंग खान ने ओम शांति ओम फिल्म में डायलॉग बाजी की, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरकिनार कर दी गई 3 पार्टियों ने शनिवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट के जजों को जगाया, जिन्होंने इतवार 24 तारीख को मामले की समाअत की। लेकिन अजीत दादा के हल्फ के बाद भी 11 बड़े बागियों में से 7 शायद रुख बदलते हुए दिखे। उसी शाम एनसीपी पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम वही करेंगे। उसी मीटिंग में पवार साहब ने अपने भतीजे को पार्टी ओहदे से बरतरफ किया। अजीत को एमएलएस के लीडर के ओहदे और पार्टी व्हिप से हटा दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजीत दादा की सुबह सुबह हल्फ बर्दारी के फौरन बाद 4 एनसीपी एमएलएस को एक निजी जहाज से दिल्ली भेजा गया, जिनके मुताबिक जब उन्होंने टीवी पर न्यूज देखी तब पता चला कि एनसीपी भाजपा को सरकारी तौर पर हिमायत नहीं दे रही। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम वही करेंगे। और परेशान पार्टी कारकुनों से राब्ता किया। पवार साहब, हमें जबरन गुड़गांव में रखा गया है, हमें बचा लीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 100 एनसीपी कारकुनों को इकट्ठा किया गया। 28 साल सोनिया दुहन के सरबराही में, जिन्होंने बड़ी होशियारी से मुझे यहाँ एक कमरा बुक कराना है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मौका तब मिला जब रात 10:30 बजे बीजेपी कारकुन खाना खाने निकले। उनके साथियों ने बाकी चौकीदारों की तवज्जो हटाने के लिए, और वहीं सोनिया ने चोरी से 3 जबरन कैद एमएलएस को पीछे वाली लिफ्ट से होटल से बाहर निकालकर बचा लिया। तीनों उसी रात के 2:40 वाली फ्लाइट से मुंबई भेजे गए। इसी दौरान मुंबई में उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर को एक और लापता बागी एनसीपी एमएलए का मुकाम पता चला। पवार साहब, संजय बंसोड़े सहारा स्टार में है। जब नार्वेकर और सेना एमएलए एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे तब उन्होंने 40 पुलिस वालों के साथ बीजेपी रकुन मोहित कंबोज को देखा। अब बात यह है कि सेना के ट्रेड यूनियन भारतीय कामगार सेना BKS का 5 स्टार होटलों में मजबूत पकड़ है। पुलिस भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। जब उन्होंने 2 सीनियर शिव सैनिकों को आते देखा तो वो रास्ते से हट गए और बंसोड़े को उनके साथ ले जाने दिया।
तीनों दलों ने 6 बसों के काफिलों में अपने मुश्तरका 158 MLAs को मुंबई के सांता क्रूज के ग्रैंड हयात होटल में एक जगह जमा किया। फिर अपनी ताकत दिखाते हुए शरद पवार ने बीजेपी को ललकारा, ये गोवा नहीं है, हम बीजेपी को आइन की बेइज्जती नहीं करने देंगे। अगले 2 दिनों में अजीत दादा को समझाने की जोरदार कोशिशें हुई। सीनियर लीडर उनसे मिलने गए, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल वगैरह, और सभी ने एक ही बात कही, वापस आ जाइए, सब कुछ माफ है। लेकिन बात तब बनी जब शरद पवार की पत्नी प्रतिभा और उनकी कई दिगर चाची ने मिलकर 2 दिनों तक उनसे लगातार फोन पर बात की। पवार खानदान टूटकर बिखर जाएगा, ऐसा मत करो। अब बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं। नहीं, बात इतनी भी बिगड़ी नहीं, अभी भी वक्त है। मंगल 26 नवंबर की सुबह अजीत की बगावत के पूरे 3 दिन बाद चाचा और भतीजा पहली बार साहब के सिल्वर ओक्स बंगले पर मिले। कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना वक्त बर्बाद किए नई सरकार को फौरन अपनी अक्सरियत साबित करने का फैसला सुनाया। अगर अक्सरियत साबित करने में देरी हुई तो हॉर्स ट्रेडिंग होने के इम्कानात हैं। अदालत का फर्ज है कि वो जमहूरियत की हिफाजत करे। पहले से ही तय अदालत का फैसला एक आसान उज़र बन गया। 4 घंटे बाद दोपहर के 2:30 बजे अजीत ने फडणवीस को बताया, मेरे पास अक्सरियत नहीं रही, माफी चाहता हूँ। मजबूरन फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा। उनका 80 घंटे का दौर इक़्तिदार महाराष्ट्र के वजीर आला का सबसे कम वक्त का रहा है। 1980 में जनता पार्टी की राख से जब बीजेपी तकशील की गई थी, तब बानो ने वादा किया था कि वो एक अलग हटके पार्टी बनाएंगे। मतलब ये कि हमेशा उसूलों की परवाह करेंगे और मौके की सियासत नहीं करेंगे। वो उसूल जो अब सब बेकार दिखाई दे रहे हैं। अगर बीजेपी गठबंधन का खुद ब खुद टूटने का इंतजार करती तो अपनी शर्तों पर सरकार बना पाती। अब इस सियासी नाटक ने तीनों में और भी एकता पैदा कर दी है। जुमेरात 28 नवंबर 2019 पहली बार एक ठाकरे ने वजीर आला का वहदा संभाला। अजीत पवार को हल्फ नहीं दिलाई गई, लेकिन नायब वजीर आला के वहदे के लिए अब भी सबसे आगे के दावेदार हैं। भले ही उन्होंने मुबायना तौर पर धोखा किया हो। मुबायना क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है उसके अलावा भी कोई नजरिया हो सकता है। कहानी में अभी ट्विस्ट है। क्या ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि इस सियासी ड्रामे का मास्टरमाइंड शरद पवार हो और शानदार ढंग से उनके भतीजे अजीत ने इसमें मरकजी किरदार निभाकर खेल खेला हो? अगर मसावात की सियासत में कुछ भी मुमकिन है तो वो है एक साजिश। अजीत के गद्दारी से एक दिन पहले शुरू हुआ, जब शरद पवार दिल्ली में वजीर आजम मोदी के साथ अकेले में 45 मिनट मुलाकात की थी। उस मीटिंग से पहले और उसके फौरन बाद चाचा भतीजे एक दूसरे से फोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे। क्या पवार साहब इस मीटिंग के जरिए बीजेपी को कोई पैगाम भेज रहे थे कि अगर उनका भतीजा अगर उनकी हिमायत करे तो शायद वो भी राजी हो जाएंगे? पवार के मुताबिक वजीर आजम ने तजवीज तो पेश की, हमारी कई पॉलिसियां एनसीपी से मिलती जुलती हैं, क्यों ना हम महाराष्ट्र की तरक्की में एक साथ काम करें? जनाब, मेरे मन में आपका बहुत एहतराम है और हमेशा रहेगा, लेकिन बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना सियासी तौर पर नामुमकिन है। इस मुलाकात ने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तो हिला दी, खास तौर पर जब मोदी ने उसी हफ्ते पार्लियामेंट में एनसीपी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। मैं एनसीपी और बीजू जनता दल की तारीफ करता हूँ, उनका पार्लियामेंट में बर्ताव बेमिसाल रहा है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद से इस वक्त अलग होना जब सब कुछ तय हो चुका था। अजीत दादा कुछ भी मांग सकते थे और मिल भी जाता, चांद भी। मैं अपने पूरे सियासी करियर पर खेल रहा हूँ, मेरा कैसा ख्याल रखोगे? जिस छोटे अरसे में अजीत दादा नायब वजीर आला रहे, ईडी ने एक ऐलान किया। 70,000 करोड़ के अब्बासी घोटाले में अजीत पवार के खिलाफ 9 मुकदमात बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सब कुछ ड्रामा हो सकता था, जिसमें शायद चाचा भतीजा के सिवाय कोई एक भी इसका खात्मा नहीं जानता। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। बिस्बो की शायरी। महाराष्ट्र में चल रहा ताकत का जो खेल, कल तक सख्त मुखालिफत हुई, आज हो गया मेल। किसने बाजी जीत ली, कौन खा गया मार, कब तक चलता मेल है ये मुस्तकबिल की बात। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।